वेलकम स्टूडेंट्स। 11th क्लास का ज्योग्राफी का पेपर आपका उसकी की आपको दी जा रही है। जो बोर्ड ने जारी की है उसकी दी जा रही है, उससे आप अपने पत्र का मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रश्न पत्र आपके पास है, हम उसकी की दे रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं कि जो ऑप्शन टाइप प्रश्न है उनमें पहला प्रश्न है उसका बी ऑप्शन है, सड़कें, इसका उत्तर है। दूसरा है प्रश्न है उसका डी ऑप्शन है, और कैनियन इसका उत्तर है। थर्ड प्रश्न इसका बी ऑप्शन है, 1796 इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है उसका डी आंसर है, आनुभाविक इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 का बी ऑप्शन है जिसका उत्तर है मृत सागर। प्रश्न नंबर 6 का बी ऑप्शन है जिसका उत्तर है अरब सागर। प्रश्न नंबर 7 है, इसका उत्तर है 82.30 पूर्व देशांतर। और प्रश्न नंबर 8 है, इसका उत्तर बनेगा रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील में है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 का उत्तर बनेगा डी, अभिकथन ए असत्य है लेकिन कारण आर सत्य है। और प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन है सी, अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में 11वां प्रश्न आपका उसका उत्तर है भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और जल विज्ञान आदि। 2 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, इसका उत्तर बनेगा एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रश्न नंबर 13 है, उसका उत्तर बनेगा जनार्दन मुख के निर्माण में नदियां अपने साथ लाए हुए अवसाद को मुहानों पर जमा नहीं करती बल्कि अवसाद को समुद्र के अंदर तक ले जाती है। इस तंग चैनल को ज्वालामुख कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर बनेगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर बनेगा आपका प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य उस पौधा समुदाय से जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है। इसकी विभिन्न प्रजातियां मृदा व जलवायु के अनुसार पनपती हैं। यह इसके अथवा में जो प्रश्न था वो आपका था मानसून। मानसून के अकस्मात आरंभ को मानसून पर स्फोट कहा जाता है, क्योंकि मानसून आरंभ होने पर ही बड़े जोर के साथ बड़े जोर की वर्षा होती है। और प्रश्न नंबर 16 है, उसका आंसर है आपका भारत के बाढ़ के प्रवण क्षेत्रों में गंगा बेसिन, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में ब्रह्मपुत्र घाटी आदि उड़ीसा के प्रमुख इत्यादि प्रदेश हैं। इसके वह प्रश्न दिया था अथवा में वो था भूमि के किसी भाग के अचानक फिसल करने से गिर जाने को की क्रिया को भूसंकलन कहते हैं। और इसका जो बड़ा प्रश्न था 17वां प्रश्न है वो लघुत्तरीय प्रश्नों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों से है, भूप्रवृत्ति, मेंटल और क्रोड से। आंतरिक भाग क्रोड, फिर मेंटल और बाहरी भाग को भूप्रवृत्ति कहते हैं। इसका भूप्रवृत्ति यह ठोस पदार्थ से सबसे गहरी भाग है और भूप्रवृत्ति की मोटाई महाद्वीप और महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। मेंटल भूप्रवृत्ति के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। मेंटल कहलाते यह मौदे अंत सतह से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। क्रोड भारी पदार्थों के मुख्यतः निकल लोहे से बना है। इसके नेके परत के नाम से भी जाना जाता है। 17वां है आपका चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण 18वां प्रश्न, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या 2 बार समुद्र तल नियमित कालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल व अपकेंद्रीय बल ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 19 है आपका जैव विविधता का अस्तित्व निरंतर 3 स्तरों पर निर्भर करता है। नंबर 1 प्रजातीय जैव विविधता, यह किसी भी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। नंबर 2 आनुवंशिक जैव विविधता, जो प्रजाति के भीतर ही आनुवंशिक या अन्य परिवर्तनों से मुक्त होती है। नंबर 3 पारितंत्रीय जैव विविधता, जो विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों जैसे मरुस्थल, झील, तटीय मैदान आदि के द्वारा प्रतिबंधित होती है। उसे ये इस प्रकार जैव विविधता 3 प्रकार की है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 20, पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा मैदान है। यह मैदान महानदी डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यहाँ नदियों के लंबे चौड़े डेल्टा बनाती है। इसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टा भी शामिल है, यानी नदियों पर भी डेल्टा बने हुए हैं। पश्चिमी तटीय मैदान यह अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का एक तंग मैदान है। इस तट पर गिरने वाली नदियाँ तीव्र ढल के कारण डेल्टा नहीं बनाती। उत्तर के गुजरात में, दक्षिण में केरल तक फैले इस पश्चिमी तटीय मैदान के कई भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे गुजरात का कच्छ, काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट आदि। प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो भारत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मौसम के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन का होना, मानसून पवनों का निश्चित होना,
संदिग्ध होना, मानसून पवनों का प्रादेशिक स्वरूप अलग अलग होते हुए भी जलवायु का एक व्यापकता ज्ञान होना। इसके अथवा जो क्वेश्चन दिया था वो वन संरक्षण से संबंधित था, कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो इसमें निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। नंबर 1 आपका 1992 से लेकर 1998 में वन संरक्षण हेतु वन नीति लागू की गई है। नंबर 2 देश में 33% भाग पर वन लगाना। नंबर 4 वनों में जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। नंबर 4 सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार। और नंबर 5 है मृदा अपरदन और बाढ़ पर नियंत्रण इत्यादि। इसके अलावा जो 22वां प्रश्न हुआ आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले में उग्र मौसम तंत्र है और 30 उत्तर और 30 दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वायु दाब प्रवणता बहुत अधिक होती है। भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में उत्पन्न होते हैं। ये प्राय अक्टूबर नवंबर के महीनों में चलते हैं। इनकी दिशा परिवर्तनशील होती रहती है। ये चक्रवात मूलतः मूसलाधार वर्षा, तेज पवनों तथा गहने मेघ लाते हैं। ये चक्रवात जन धन की हानि व्यापक रूप से करते हैं। इसे तटीय बस्तियां, खेत पानी में डूब जाते हैं और फसलों में कई प्रकार के मानवकृत ढांचों का भी विनाश होता है। इसके अलावा जो प्रश्न दिया था वो प्राकृतिक संकटों से संबंधित था। प्राकृतिक संकटों तथा प्राकृतिक आपदाओं द्वारा आसानी से प्रभावित करने की क्षमता को सुभेद्यता कहा जाता है। सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण, जलाशयों, भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए। अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र राजस्थान में ज़्यादातर भाग है, विशेषकर अरावली के पश्चिमी स्थित मरुस्थली और गुजरात का कच्छ का क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित है। इसमें राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले शामिल हैं। अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र इसमें राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिण भाग शामिल है। मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र इस भाग में राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी, गुजरात के बचे हुए जिले, झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल है। बड़े प्रश्नों में आपका पृथ्वी की बाहरीय शक्तियों के द्वारा चट्टानों को खनन और अपघटन की क्रिया को तोड़ने फोड़ने के कार्य को अपक्षय कहा जाता है। भौतिक अपक्षय भौतिक साधनों द्वारा चट्टानें अपने स्थान से टूटकर एक चूर चूर हो जाती है। भौतिक अपक्षय क्रियाएं कुछ अनुप्रयुक्त बलों के पर निर्भर करती है। ये अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित हो सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जैसे अत्यधिक ऊपर भार, दबाव, अवरूपण प्रतिबल, तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टलीय रवों में वृद्धि और पशुओं के क्रियाकलापों के कारण भी उत्पन्न विस्तारण बल, शुष्कन एवं आर्द्रण चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव। इसमें से कई बल धरातलीय और विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होते हैं, जिसका परिणाम सेलों का विभंग होना होता है। भौतिक अपक्षयों प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तार और दबाव में निर्मुक्त होने के कारण होता है। ये प्रक्रियाएं लघु व मंद होती हैं, परंतु कई बार संकुचन और विस्तारीकरण के कारण सेलों से स्थित शांति के रूप में फलस्वरूप ये सेलों को बड़ी हानि पहुंचा सकती है। इसका अथवा प्रश्न था मरुस्थल व शुष्क क्षेत्रों से वनस्पति और नमी के कारण वायु प्रदन परिवहन निक्षेपण का कार्य करती है। मरुस्थलीय धरातल पर शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। उष्ण धरातलों को ठीक ऊपर वायु गर्म हो जाती है, जिससे हल्की गर्म हवा प्रक्षुब्धता के साथ ऊर्ध्वाधर गति करती है। इसके मार्ग में कोई रुकावट आने पर भरभर वातावृत्त बनते हैं और अनुवात एवं उत्वात प्रवाह उत्पन्न होते हैं। पवनें मरुस्थलीय धरातलों के साथ साथ भी तीव्र गति से चलती है और उनके मार्ग में रुकावटें पवनों के विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। पवन अपवाहन, घर्षण आदि द्वारा अपरदन करती है। अपवाहन में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे कण व धूल कण उठाती है। वायु की परिवहन क्रिया से में रेत व बजरी आदि के औजारों की तरह धरातलीय चट्टानों पर चोट पहुंचाकर घर्षण करती है। जब वायु में उपस्थित रेत के कण चट्टानों के तल से टकराते हैं तो इसका प्रभाव पवन के संवेग पर भी निर्भर करता है। जब वायु का वेग कम होता है तो वह अपना भार कहीं नहीं छोड़ना पड़ता। इस निक्षेप से रेत के टीले व प्रदेश बनते हैं। प्रश्न नंबर 24 वायुमंडल अलग अलग घनत्व और तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है और जब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का संस्तर है। इस संस्तर में धूलकण और बाष्प जलकण मौजूद होते हैं। अक्षोभमंडल और समताप मंडल को अलग अलग करने वाले भाग को अक्षोभ सीमा भी कहते हैं।
समताप मंडल का महत्वपूर्ण लक्षण है इसके बीच ओजोन परत पाई जाती है। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र और हानिकारक तत्वों से बचाती है। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। इस संस्तर में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी कमी होने लगती है और मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपरी 80 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के बीच होता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, इसलिए इन्हें आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें इस संस्तरण के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती है। बहिर्मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी सतह जो बाह्यमंडल के ऊपर स्थिर होता है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। यह सबसे ऊंचा संस्तर है और इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इसके अथवा में प्रश्न दिया था भूमंडलीय तापमान। भूमंडलीय तापमान ग्रीन हाउस गैसों जैसे उपस्थित कणों के कारण वायुमंडल में एक हरित ग्रह की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल प्रवेश के सौर किरणों का अवशोषण पारेषण करता है, किंतु पृथ्वी की सतह के ऊपर और उत्सर्जित होने वाली अधिकतम अतिरिक्त तरंगों को अवशोषित कर लेता है। ये वे गैसें जो विकिरण से अतिरिक्त तरंगों का अवशोषण करती हैं ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। वायुमंडल का तापमान करने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है और इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपका वर्तमान में चिंता का विषय बनी हुई ग्रीन हाउस से कार्बन गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 और CFCs, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। कुछ अन्य गैसें जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आसानी से ग्रीन हाउस गैसों को प्रतिक्रिया करती है और वायुमंडल में उनके सांद्रण को प्रभावित करती है। भूमंडलीय तापमान से प्रभावित से समुद्र तल के ऊपर उठेगा और जिससे तटीय भाग द्वीप डूब जाएंगे, जिससे वाष्पन और वर्षा के प्रतिरूपों में परिवर्तन आएगा। पौधों की नई नई बीमारियां और नाशक जीवों की समस्याएं खड़ी होगी। प्रश्न नंबर 25 है आपका, भारत की तट रेखा बहुत लंबी है और स्थितिज और संक्रिय भूकृतियों प्रक्रियाओं का आधार पर तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जा सकता है, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। इसको प्रश्न हम पहले भी हल कर सकते हैं, दोबारा भी कर सकते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान का एक संकीर्ण पट्टी मात्रा है। यह पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियों को प्रदान करता है। उत्तर में गुजरात के तट से दक्षिण के केरल तट तक फैले पश्चिमी तट का मैदान को कई भागों में बांटा जा सकता है। गुजरात का कच्छ काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा के तट, कर्नाटक और केरल के क्रम से मालाबार तट। पश्चिमी तटीय मैदान का मध्य संकीर्ण है परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्वी की ओर बहने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं और उभरा तट होने के कारण यहाँ पर पतन और पोताश्चर्य कम है। अथवा में इसके जो प्रश्न दिया वो गंगा नदी से संबंधित है। गंगा नदी तंत्र गंगा नदी अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों दृष्टिकोण से भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ पर यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद गंगा कहलाती है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर स्तोपत हिमनद है। यह अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है जो जोशीमठ के और विष्णु प्रयाग में मिलती है। इस नदी की लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, जिसमें उत्तर में हिमालय से निकलने वाली 12 मासी नदियाँ और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियाँ शामिल है। सोन इसके में दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख नदी सहायक नदी है। इसके बाद आपका इसके बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा है। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। प्रयाग इलाहाबाद में इसका गंगा में संगम होता है। सागर द्वीप के निकट यह नदी अनंत बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये इसका मैप तैयार है आपके सामने। मरुस्थल, थार का मरुस्थल जो लिखा हुआ है दिखा रखा है पाकिस्तान के साथ लगता हुआ। नीचे आपकी खंबात की खाड़ी दिखाई हुई है, नर्मदा नदी दिखाई हुई है आपकी इसमें, और उड़ीसा में चिल्का झील दिखाई हुई है। ये कुछ आपके पूछे हुए थे
और ईटारसी ईटानगर दिखाया हुआ है आपका। ऊपर आप देख रहे हैं बड़े नक्शे में ईटानगर देख रहे हैं। तो इस प्रकार ये आपका पेपर था, बड़ा आसान बहुत इजी पेपर था +1 क्लास का। तो मुझे उम्मीद है आपको अपने पेपर में अच्छे अंक मिलने की संभावना बनी होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए, करते रहिए अपने पेपर का मिलान। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।